हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 9 को, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है हमारे बॉडी में जितने तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, जितने कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, फैट हो जाए जिसको लिपिड भी बोलते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक बने रहें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा जो जो टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में डील करनी है, वो सब टॉपिक के बारे में दिया हुआ है। पहला हम लोग करना है कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और भी टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर, ये सब सारे हम लोगों को डिस्कस करने के करके। तो सबसे पहला पैराग्राफ में हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में जो केमिकल पाए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कार्बन के बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे या एनालिसिस देखेंगे बॉडी का, तो उसमें हम लोग को 3 तरह के केमिकल पाए जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सब जितने भी तरह के प्रोडक्ट हुए इसी के बने हुए रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे टिश्यू में जितने भी तरह के पाए जा रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है कि अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी जो बनी होती है वो नेचर से ही बनी हुई होती है, क्योंकि नेचर में जो केमिकल है, जो अर्थ क्रस्ट में जो केमिकल, वो हमारे बॉडी में पाया जा रहा है। लेकिन जब क्या है कि जब क्लोजर एग्जामिनेशन किया गया तो ये देखा गया कि अर्थ क्रस्ट में जो अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पाया जा रहा है वो उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मीन्स हमारे टिश्यू में उससे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली टॉपिक, जो कि है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें यह कह रहा है कि हम लोग अपने आप से हमेशा पूछते रहते हैं कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया, आप लोगों को अपने स्क्रीन पे ये कुछ लाइनें हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए दिखी हुई। ये क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना पैराग्राफ का, जिसको पढ़ने से पूरा समझ में आ जाता है कि यार पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप लोग भी अपने साथ में एनसीईआरटी बुक रखिएगा, और जो जो मैंने हाईलाइट किया आप लोग भी कर दीजिएगा, और कुछ जो मैंने हाईलाइट नहीं किया उसको भी आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कहाँ हाईलाइट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। इसमें कह रहा है कि जब हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना है कि ह्यूमन बींग में कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो हम लोग को जरूरी है कि उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे किसी भी टिश्यू का, तभी ना जानेंगे कि उसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इसमें यह लिखा हुआ कि वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, a vegetable or a piece of liver, etc., and grind it in trichloroacetic acid using a mortar and a pestle. We obtain a thick slurry. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second rendered or the acid insoluble fraction. ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि केमिकल एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, तो किसी भी लिविंग टिश्यू को ले लेंगे, या तो ओनियन के पेल ले लेंगे, नहीं तो ह्यूमन चीक, नहीं तो लीवर के टिश्यू को ले लेंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे कि मोटार और पिस्टल में डाल देंगे। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इनको एक मोटार पिस्टल में डाल दें। मोटार पिस्टल आप लोग के किचन में होगा, जिसमें मसाला को नहीं बोलते कि मसाला कूट दो, तो जिस चीज़ में कूटा जाता है उसी को मोटार और पिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ डाल दिया, उसको ग्राइंड कर दिया, पूरा पीस दिया, तो उसमें से एक थिक स्लरी मिला। ठीक है, वो जो थिक स्लरी निकला उसको चीज़ क्लॉथ या कॉटन से क्लॉथ से में से उसको फिल्ट्रेशन करने का कोशिश किया गया। तो जब फिल्ट्रेशन किया गया तो उसमें 2 तरह के फ्रैक्शन मिले। एक वो सॉल्यूबल मिले
जो कि एसिड में सॉल्यूट हो गए, मीन्स उसमें मिल गए, ठीक है। और एक वो कंपोजिशन मिला केमिकल का जो एसिड इनसॉल्यूबल रहा, जो कि एसिड में नहीं मिला, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे केमिकल एनालिसिस करने पे दो तरह के फ्रैक्शन मिले, एक जो कि एसिड में मिल गया और एक जो कि एसिड में इनसॉल्यूबल रहा, उसमें नहीं मिला, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पूल। इसमें यह कह रहा है कि साइंटिस्ट ने 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोज किया है जो कि एसिड सॉल्यूबल पूल में होते हैं, मीन्स एसिड में मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आगे में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसमें ये कह रहा है कि हायर क्लासेस में आप लोग ये पढ़ोगे कि किसी भी लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज करना होता है और उसमें कैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। It will suffice to say here that one extract the compound, then separate the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compound. In other words, one isolates and purifies a compound. इसमें यह कह रहा है कि जब हम लोग को एक पर्टिकुलर कंपाउंड लिखा तो हम लोग को वो सारे जितने केमिकल हैं ना सबको फिल्ट्रेशन करना होगा। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट किए सबको फिल्ट्रेशन किया, फिर उसमें फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग को वो कंपाउंड मिलेगा जो हम लोग को चाहिए, एक पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। इसे वो कहेंगे हम लोग एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। अब देखते हैं और कि इसमें और क्या लिखा हुआ आगे, ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला and the probable structure of the compound. All the living carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecules. चीज़ में कह रहा है कि एनालिटिकल टेक्निक जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम लोग को वो केमिकल जो पाए जा रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है, जिससे कि हम लोग को उसका स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है, ठीक है। अब आता है एक टर्म बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? बेसिकली लिविंग टिश्यू से जितने भी कार्बन कंपाउंड है ना, जो कार्बन से बने, उनको हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल, ठीक है। आप लोग अपने स्क्रीन पे राइट साइड में देख रहे होंगे कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है लिविंग मैटर का, जो कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में कितने तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, क्या परसेंटेज में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है एस। तो एस क्या होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि टिश्यू जिसको हम लोग केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको सुखाते हैं और उसको बर्न करते हैं, ठीक है। बर्न करने पे क्या होगा कि उसका जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, और वो एयर में चला जाएगा। मेन कि CO2 और वाटर वेपर बन के वो बाहर एयर में निकल जाएगा। एयर में निकलने के बाद जो राख बच जाता है ना, जैसे कोयला हो गया, किसी भी लकड़ी को, जो आप लोगों ने देखा होगा जो वाइट कलर का बच जाता है राख, उसी को कहते हैं हम लोग एस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एस में होता क्या? तो ये जो एस बच जाता है ये इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक क्या क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पाए जाते हैं। और ये फर्टिलाइज़र की तरह इनको यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छे होते हैं क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। इसमें यह कह रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, वो भी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, मीन्स कि वो भी एसिड में मिल जाते हैं, ठीक है। अब आता है एलिमेंटल एनालिसिस। अब एलिमेंटल एनालिसिस क्या है ये देख लेते हैं। Elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compounds gives an idea of the kind of organic एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो एलिमेंटल एनालिसिस जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, तो जब उनका एनालिसिस करेंगे तो जो कंपोजिशन है उसी को कहेंगे एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। और जब कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो उनसे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड किस तरह का उसमें पाया जा रहा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें ना तो इसमें क्या है कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो कंपाउंड है इनको कुछ को फंक्शनल ग्रुप कुछ ही में मिलता है, ठीक है। तो उनको एल्डिहाइड कह सकते हैं, कीटोन कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे
जब आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर होता है जिसमें एल्कीन एल्काइन ये सब पढ़ा जाता है, तो उसमें ग्रुप में ये सब आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। तो ये सब क्या है कि आप लोग को बॉडी में भी मिलेगा ये सब कंपाउंड, ठीक है, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग तो देखेंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनको हम लोग ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है कि एल्डिहाइड है या कीटोनिक है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को बेसिकली जब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे, एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है वो देख लेते हैं। एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, डेट इज द अल्फा कार्बन, ठीक है। तो क्या है कि एमिनो एसिड तो याद रखेंगे, एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है प्रोटीन का, प्रोटीन जो बना होता है ना वो एमिनो एसिड का बना होता है। और एमिनो एसिड 20 टाइप्स के मिलते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बॉडी में मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें एमिनो ग्रुप रहेगा, इसीलिए एमिनो एसिड कहते हैं। और एसिडिक ग्रुप भी रहेगा उनका एक सब्स्टिट्यूशन में, COOH करके, ठीक है, जिससे कि वो अल्फा कार्बन होगा, इसलिए वो अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं। उनमें मीथेन भी होता है, ठीक है। क्या क्या हो गया, एमिनो ग्रुप रहेगा, फिर एसिड ग्रुप रहेगा, फिर मीथेन भी रहेगा एमिनो एसिड में, ठीक है। अब क्या है कि 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं 4 वैलेंसी पोजीशन को, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एमिनो एसिड में हाइड्रोजन कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, एमिनो ग्रुप होंगे, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा जिसको आर ग्रुप बोलेंगे। और ये आर ग्रुप क्या है कि बेसिकली जिस पे कि डिपेंड करे कि एमिनो एसिड किस टाइप का है, ठीक है। तो एमिनो एसिड का जो टाइप है ना वो आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। जैसा आर ग्रुप है उसमें अगर मीथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 4 में से 3 फिक्स्ड है, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और आर ग्रुप में कुछ भी होगा, जैसा होगा उस हिसाब से एमिनो एसिड होगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा वो पढ़ते हैं। डोज विच ऑकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। इसमें यह कह रहा है कि जो प्रोटीन जिस एमिनो एसिड का बना होगा वो BC टाइप का होगा, ठीक है। 20 टाइप्स के एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ होता है, ठीक है। बेस क्या आता है कि किसी किसी में नंबर थोड़ा हो जाता है अधिक, जैसे किसी में 54 70, तो टाइप 20 है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ रिपीट हो जाए तो वो 54 और 70 हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग ने देखा कि एमिनो एसिड में आर ग्रुप होता है, अगर एमिनो एसिड का आर ग्रुप प्रोटीनेशियस है और वहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, जो प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड में आर ग्रुप में हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो वो हो गया ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप में मिथाइल है तो वो हो जाएगा एलेनिन, और वहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो वो हो जाएगा सेरेनिन, ठीक है। तो जैसा आर ग्रुप होगा उस टाइप का एमिनो एसिड रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है एमिनो एसिड का, ठीक है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर इसेंशियली ऑफ द एमिनो कार्बोक्साइल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। तो कह रहा है कि एमिनो एसिड का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है, जैसे एमिनो ग्रुप का होगा कार्बोक्साइल और आर फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों का जैसा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को वैसे ही एमिनो एसिड का हो, क्योंकि एमिनो एसिड तो इन्हीं सब चीज़ से मिलकर बना है, इसीलिए। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन एमिनो एसिड। इसमें ये कह रहा है कि एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलाइल ग्रुप मिलता है। तो कार्बोक्साइल और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे जो एमिनो एसिड है वो 3 तरह का हो जाएगा। अगर ज़्यादा मान लीजिए एसिडिक मिल रहा है तो वो एसिडिक एमिनो एसिड होगा, जैसे ग्लूटामिक। बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल हो जाएगा लाइसिन, और न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल हो जाएगा वैलिन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एरोमेटिक भी एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, फेनेलैनिन हो जाएगा, और ट्रिप्टोफान हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह का याद रखें, टायरोसिन, फिनाइलैनिन और ट्रिप्टोफान, ये 3 तरह के हो जाएंगे एरोमेटिक ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिपिड में। लिपिड क्या होता है, लिपिड बेसिकली क्या है कि एक याद रखेंगे, लिपिड वाटर इनसॉल्यूबल होता है, मीन्स कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, वाटर में वो नहीं मिलता है।
ठीक है, वाटर के ऊपर ही रहेगा, वो लिपिड हो जाता है। बेसिकली जो ऑयल होता है ना, फेस पे जो ऑयल आ रहा है, या फिर जो हम लोग बाहर से ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, रिफाइन खा रहे हैं, तो जितने तरह के ये सब हो गए ना, इसी सबको लिपिड कहते हैं। ठीक है, ये फैट हो गए। तो फैटी एसिड को एक तरह से लिपिड भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जितना फैट होता है वो क्या है, लिपिड है। इसीलिए कहता है कि प्रोटीन के साथ लिपिड भी खाना जरूरी, मीन्स फैट भी खाना जरूरी, क्योंकि मसल्स में जितने तरह के होंगे जो फैट ही जमा होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे बॉडी में ऐसे न्यूट्रिशन जो जिनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन ही हो गए कोई भी, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिपिड्स में सिंपल फैटी एसिड भी आ जाएगा। फैटी एसिड में क्या होगा, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होगा जो उसका आर ग्रुप में अटैच रहेगा। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड में पढ़ा हम लोग, अमीनो ग्रुप, एच ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप और आर ग्रुप। ठीक है, तो फैटी एसिड में भी कार्बोक्साइल ग्रुप होगा और आर ग्रुप होगा। ठीक है, और कार्बोक्साइल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच रहेगा। आर ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर में CH2 ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में पैल्मिटिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड क्या हो गया, एक लिपिड है। ठीक है, जिसमें कि 16 कार्बन रहेंगे जो कि कार्बोक्साइल कार्बन पे रहेंगे। ठीक है, फिर आर्कियोडोनिक एसिड हो जाएंगे, ये भी एक तरह का फैटी एसिड है, आर्कियोनिक एसिड। ठीक है, इसमें 20 कार्बन आइटम्स रहेंगे। फिर ठीक है, अब क्या है कि फैटी एसिड दो तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होगा जिसमें कि सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, याद रखें, सैचुरेटेड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में सिंगल या उससे अधिक बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड में हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के फैटी एसिड होगा। अब आता है एक सिंपल लिपिड। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा हो वो पढ़ते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसमें यह कह रहा है कि सिंपल लिपिड में फैटी एसिड तो पढ़ लिया, अब क्या है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लिसरॉल भी एक मिस कह सकते हैं फैटी एसिड है या फिर सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल, जो कि केमिकल नेम है जिसे कहा जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इसमें यह कह रहा है कि बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड होगा, और कुछ में फैटी एसिड होगा या फिर ग्लिसरॉल होगा, कुछ में दोनों मिलेगा। ठीक है, तो फैटी एसिड जो है वो स्टेरिफाइड होता है ग्लिसरॉल के साथ, उसके साथ अटैच जो रहेगा स्टेरिफाइड होके रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पे जो फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड होगा, तो ये मोनोग्लाइसराइड भी हो सकता है। ठीक है, मोनोग्लाइसराइड्स भी हो जाएगा, डाइग्लाइसराइड्स भी हो जाएगा, और ट्राइग्लाइसराइड्स भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलेगा तो तीन तरह का हो जाएगा, मोनोग्लाइसराइड्स, डाइग्लाइसराइड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इनको जो फैटी एसिड जो लिपिड्स होता है इनको फैट्स भी बोलते हैं और ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑयल और फैट बोलेंगे ये बेस्ड करेगा उनके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, ऑयल का क्या है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसी वजह से क्या है कि ऑयल जो है ना ठंडा में भी ऑयल ही स्टेट में रहेगा, वो जमेगा नहीं। जैसे नारियल तेल का देखिए, वो जम जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जो नॉर्मल ऑयल होगा जैसे मस्टर्ड हो गया, तो ये सब क्या होता है कि ये ठंडे में भी ऑयल ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लिक्विड में ही रहेगा, इसलिए याद रखेंगे ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, देखिए फॉस्फोलिपिड मैंने पढ़ाया भी है। ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे फॉस्फो जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होते हैं, तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है। तो बेसिकली जब फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, या तो फॉस्फोरस बोलिए या फॉस्फोरिक एसिड, जब लिपिड के साथ मिलेगा तो वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल होगा लेसिथिन। ठीक है, याद रखेंगे लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं क्या लिखा, सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है कि कुछ टिश्यू होते हैं जैसे कि न्यूरल टिश्यू, उसमें लिपिड होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, सिंपल नहीं। ठीक है, अब आते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस में। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है वो देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। इसमें कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन कंपाउंड ढेर सारा होता है। अभी देखा एमिनो देख लिया, लिपिड देख लिया, अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है, मीन्स डिफरेंट साइक्लिक होगा लेकिन डिफरेंट कंपाउंड का बना हुआ, इसलिए कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। ठीक है, अब आता है नाइट्रोजिनस बेस। तो हमारा जो डीएनए आरएनए जो है ना वो नाइट्रोजिनस बेस से बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है, और वो प्यूरिन और पिरामिडिन में क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। जैसे हो गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ये पांचों क्या है नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, और ये जब शुगर के साथ अटैच होते हैं ना, जो नाइट्रोजिनस बेस हैं जब शुगर के साथ अटैच हो गए तो इनको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। याद रखेंगे, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। आज जब इस नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर में जब फॉस्फेट घुस जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एडनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब आया एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानोलिलिक एसिड, यूराडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एसिड क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस जुड़ गया। ठीक है, तो इसी वजह से ये एसिड, तो कहीं भी आया एडेनाइलिक एसिड या यूराडिलिक एसिड तो इसे समझ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और कहीं आए एडनोसाइन, सिटिडीन, यूरिडीन तो समझ जाएंगे ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अब आता है प्यूरिन और पिरामिडिन जो मैं बता रहा था। देखिए एडेनिन और ग्वानिन जो आता है ना ये दोनों हो जाएंगे आपको प्यूरिन में। ठीक है, अब पिरामिडिन में आ जाएंगे आपको साइटोसिन और थाइमिन में। क्या न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हम लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये आपको शुगर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें एक ग्लूकोज का है, एक राइबोज का है, ये एमिनो एसिड का जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फैटी एसिड का है, ग्लिसरॉल का है, ट्राइग्लिसराइड का है, ये देखिए फिर कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल बताइए क्या है, वो एमिनो एसिड है कि लिपिड है कि न्यूक्लिक एसिड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हम लोग जानते हैं वो फैट होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि कोई भी मोटा आदमी है उसको कोलेस्ट्रॉल का बीमारी, तो वो मिस कि वो फैट हो जाएगा। ठीक है, एलेसिन तो अभी पड़ा, फॉस्फोलिपिड होता है। ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस का डायग्राम। एडनाइलिक एसिड जो कि ये आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बीच में फॉस्फोरस पी। ठीक है, और एनोसाइन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, तो इसमें फॉस्फोरस नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या होता है ये पढ़ते हैं। हाँ, इफ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सच अ लिस्ट वुड हैव 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड शुगर्स। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाएगा ना तो उसमें लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे, जिसमें कि एमिनो एसिड होगा, शुगर होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि बायोमोलिक्यूल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने कार्बन कंपाउंड एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल, और इन्हीं बायोमोलिक्यूल को कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सॉरी, तो एनिमल टिश्यू में जब हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं उससे जितने तरह के कंपाउंड मिलते हैं, अमीनो एसिड हो गए, लिपिड हो गए, ठीक है, तो वो जो एनिमल बॉडी में मिल रहे हैं केमिकल एनालिसिस करने में उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वो होते हैं जब प्लांट से या किसी भी फंजाई हो गया या माइक्रोबियल सेल से हो गया,
तो उससे जब हम लोग को सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसे रबड़ मिल जाता है, किसी से एसेंशियल ऑयल मिलेगा, एंटीबायोटिक्स मिलेगा, एल्कलॉइड मिलेगा, फ्लेवोनॉइड्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो सेकेंडरी चीज़ निकल रहा है इसी को कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट निकल गया, को कुछ पेड़ होते हैं जो रबड़ करते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ गम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब क्या हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों को सही में अच्छा लगा ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे अंदर हिम्मत आएगा कि इस तरीके का और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊं। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर ही सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो फंक्शन होता है ना, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पता रहता है कि इसका क्या काम है, क्योंकि अमीनो एसिड का हम लोग को पता है, प्रोटीन बनाएगा, लिपिड का काम है फैट जमा करेगा। इसलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो फंक्शन होता है वो हम लोग को पता रहता है, वो नॉर्मल होता है हम लोग के लिए कि जाना कि इसका क्या क्या फंक्शन है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो रोल और फंक्शन होता है वो अभी कंप्लीट नहीं जाना गया, थोड़ा थोड़ा, जैसे गम का क्या यूज है, रबड़ का क्या यूज है, वो कंप्लीट नहीं जाना गया, ठीक है। तो इसमें यही कहना चाह रहा है। तो बहुत सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग जाते हैं ह्यूमन यूजफुल के लिए होते हैं, जैसे कि आपके रबड़ हो गए, स्पाइसेस हो गए, सेंट हो गया, ठीक है, गम हो गया, ठीक, ड्रग्स हो गया। ड्रग्स का मतलब यहाँ मेडिसिन हो गया। देखिए मैं आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम दिखाना ही भूल गया। ये आप लोगों को अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल, ठीक है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स खुद से बनाइए, किसी के भी नोट्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, खुद के बनाओगे तो हमेशा याद रहेगा, ये ज़रूरी भी है, खुद के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आता है टॉपिक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? देखिए बेसिकली कि जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, उनके साइज होते हैं, ठीक है। तो जो 18 से लेके 800 डेल्टॉन तक मिलेंगे वो हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, छोटे हो गए, ठीक है। और जो 800 डेल्टॉन से जो मॉलिक्यूल बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही हो गया। तो ये क्या है कि जो साइज होता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से 800 डेल्टॉन में, इसमें दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस किया था, एसिड इनसॉल्यूबल और एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। तो जो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन होगा उनका जो साइज होगा वो 800 डेल्टॉन से ऊपर रहेगा, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया और लिपिड। लेकिन इसमें लिपिड जो है ना उसका 800 डेल्टॉन से कम साइज है, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसॉल्यूबल में आता है, एसिड सॉल्यूबल में नहीं आता, और वो इस वजह से मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ये मेन है कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर लिपिड का साइज कम होने से भी वो मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों आ रहा है, क्यों एसिड इनसॉल्यूबल में आ रहा। तो वो देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ वो देखें। केमिकल कंपाउंड्स फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, वो अभी हम लोग देखा। वन दोज विच है मॉलिकुलर वेट्स लेस देन 1000 डेल्टॉन, उसको कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिनका 1000 डेल्टॉन से ज़्यादा उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। तब क्वेश्चन उठता है कि ये लिपिड क्यों होते हैं, जिनका छोटा साइज होते हुए भी वो मैक्रो में क्यों आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो लिपिड्स का क्या है, बेसिकली मॉलिकुलर वेट तो कम होता है, ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे, और जहाँ फैट होगा वहाँ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है कि जब हम लोग किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं मोटर और पिस्टल में, तो सेल स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो सेल मेम्ब्रेन और जो अदर मेम्ब्रेन होते हैं वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं और वेजिकल फॉर्म करते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे ऊपर कि लिपिड वाटर सॉल्यूबल नहीं, वो इनसॉल्यूबल है, मीन्स वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स हैं जो कि वेजिकल बन रहे हैं और वाटर में नहीं मिल रहे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एसिड इनसॉल्यूबल पूल में जब उनको एसिड में डाला जाएगा तो उसमें अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्यूबल है, उसमें नहीं मिलेंगे। इसी वजह से क्या है कि इनको मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में डाला गया है। बेसिकली साइज छोटा है लिपिड का, लेकिन क्या है कि एसिड में वो मिलते नहीं हैं, वो ऊपर ही में रहते हैं, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन उनका नहीं होता, इसी वजह से इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल में डाला गया।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि साइज छोटा होने से माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन मैक्रो में क्यों है, क्योंकि इनका ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें मिलते नहीं हैं। इसीलिए लिपिड्स क्या है कि मैक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे लेकिन स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। द एसिड soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. इसमें यह कह रहा है कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आ जाएंगे, कहते हैं भाई साइटोप्लाज्म में जितने भी होंगे ना केमिकल एलिमेंट्स, साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म सारे के सारे एसिड सॉल्युबल में आ जाएंगे। ठीक है, जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे साइटोप्लाज्म से और ऑर्गेनेल से, वो क्या हो जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल है तो उसमें कैसे होंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। ये जो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल जो दोनों को मिला देना, तो ये जितने भी केमिकल कंपोजिशन होते हैं किसी भी टिश्यू के या ऑर्गेनिज्म को, उनको रिप्रेजेंट करें, पता चल जाएगा इनमें कितने केमिकल हैं। ठीक है, अब क्या आप लोग को अपने स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा होगा एक टेबल जिसमें लिखा हुआ है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। जो सेल होते हैं उनमें कि वाटर कितना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ये सब लिखा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको VVI करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब हम लोग देख सकते हैं इस टेबल के थ्रू कि हमारे टिश्यू में, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर। ठीक है, चलिए अब आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी तरह के इंजाइम हो जाएंगे, जितनी ऑर्गेनेल्स हैं, सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसलिए और जिम भी जो करते हैं उनको कहा जाता है प्रोटीन लीजिए, क्योंकि मसल्स जो होते हैं ना वो भी प्रोटीन के ही होते हैं। इसका मैंने वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ मसल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 7 पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा या नहीं पढ़ा तो जाके देख सकते हो, मैंने उसमें लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन क्या है कि पॉलीपेप्टाइड होता है, वो एमिनो एसिड का बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड इसीलिए क्योंकि एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच रहता है एक दूसरे से। आज जब ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है कि पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का, और एमिनो एसिड का पॉलीमर बनने के ढेर सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। कितने तरह के एमिनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के। एलेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एमिनो एसिड होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, एक ही तरह के नहीं होंगे, इसलिए प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होगा, हमेशा याद रखिएगा। होमोपॉलीमर बेसिकली वो होगा जिसमें कि जो मोनोमर होंगे ना वो रिपीट करेंगे, एक ही पोलोमर, कार्बन मिला तो कार्बन ही मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं। तो लेकिन प्रोटीन में तो हम लोग देखा कि ढेर मन में अलग अलग टाइप की तरह मिलते हैं, इसलिए वो हेट्रोपॉलीमर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रोटीन एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, वो एमिनो एसिड दो टाइप्स तो ऊपर देगा। अब क्या है, एक और टाइप होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, वो एमिनो एसिड को जिसको हम लोग को खाना के थ्रू नहीं लेना पड़ा उनको कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एमिनो एसिड जो कि हम लोग को खाना के थ्रू लेना पड़ रहा है उसको कहेंगे फूड में से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा ध्यान भटक गया, तो मैं पानी पी लेता हूँ। मेरे घर में थोड़ा साउंड ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरा ध्यान भटक गया था। हाँ ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनको कहेंगे हम लोग इसेंशियल, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और ऐसे अमीनो एसिड जो कि हम लोग खाना के थ्रू लेते हैं, मीन्स फूड के थ्रू, उसको कहते हैं हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल जो बॉडी में बनेगा, इसेंशियल जो खाना के थ्रू लेंगे। ठीक है, अब क्या है वो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म एंड सम आर हार्मोन, सम आर इंजाइम। देखिए अभी मैंने बताया जितने तरह के इंजाइम होंगे सब प्रोटीन होगा, लेकिन सब प्रोटीन इंजाइम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोटीन हार्मोन भी है,
ठीक है। यहाँ जितने तरह के हार्मोन वो प्रोटीन हैं। और क्या कि हमारे सेल में लिपिड और प्रोटीन जो बने होते हैं, तो वहाँ जो प्रोटीन होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। सर ऑर्गेनल में भी प्रोटीन आप लोगों को मिल जाएगा, मसल्स में भी प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन के एक्रोस ट्रांसफर करना, वो उसमें भी काम होता है प्रोटीन का। ठीक है। और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के भी अगेंस्ट लड़ते हैं। ये देखिए आप लोग को अपने स्क्रीन पे राइट साइड में एक टेबल दिख रहा है जिसमें कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शंस दिख रहे हैं। इनको भी वीवीआई कर लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा नोट्स बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है प्रोटीन कोलेजन। ऐसे तो बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, अभी देखा हम लोगों ने। तो एक होता है कोलेजन। हेमोग्लोबिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंसुलिन, ये भी प्रोटीन ही होता है। तो कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। पूछेगा कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है कोलेजन। ठीक है। अब आता है दूसरा, अगर पूरे बायोस्फीयर में पढ़े, ठीक है, ये तो एनिमल का पढ़ा कि सबसे ज़्यादा होता है कोलेजन, लेकिन अगर पूरे बायोस्फीयर में देखें एनिमल प्लांट सब का मिला के, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, जो कि एक एंजाइम भी है, वो है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म राबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, याद रखेंगे। रूबिस्को का फुल फॉर्म राबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है। चलिए अब आता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग चीनी खाते हैं, शुगर, वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो जो हम लोग को ग्लूकोज मिलता है ना, उसी के थ्रू मिलता है। अब आता है कि पॉलीसेक्राइड भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये भी एसिड इनसॉल्यूबल होता है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो ये एसिड में नहीं मिलता, ये इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है। द एसिड इनसॉल्यूबल pellet also has polysaccharides carbohydrate as another class of macromolecule। तो पॉलीसेक्राइड को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड जो होता है वो लॉन्ग चेन होता है शुगर का। जो हम लोग चीनी खा रहे हैं उसमें देखेंगे तो बहुत अमाउंट में ग्लूकोज मिलता है, इसलिए कहता है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना, क्योंकि बॉडी के लिए क्या है ना कि दोनों हानिकारक है, कम और ज़्यादा, इसलिए मीडियम रेंज में खाना चाहिए। और हम लोग जो चीनी खाते हैं, जो मीठा खाते हैं, वो उसमें बेसिकली क्या होगा, उनका अगर यूनिट को देखेंगे तो उसमें रहेगा ग्लूकोज। ठीक है। तो जो पॉलीसेक्राइड है वो शुगर के लॉन्ग चेन से मिलके बनता है। ये जो लॉन्ग चेन होगा ये थ्रेड जैसा दिखेगा, मीन्स जैसे कॉटन का थ्रेड होता है वैसे ही दिखेगा। ठीक है। तो ये जो शुगर जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है। 3 तरह के मोनोसेक्राइड में हो जाएंगे जिसमें कि सिंगल ग्लूकोज बॉल मिलेगा। ठीक है। तो वो हो गया मोनोसेक्राइड। और डाइसेक्राइड हो गया जिसमें कि डबल मॉलिक्यूल में ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज फ्रुक्टोज या ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे करके। और पॉलीसेक्राइड में वो जो ग्लूकोज का चेन रहेगा उसमें ढेर सारे ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है। मीन्स 3 या 4 से अधिक। अब आता है सेलुलोज। ये तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज भी एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है जिसमें कि सिर्फ एक तरह के मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज। तो सेलुलोज किसका बना है, ग्लूकोज का। ठीक है। लेकिन उसमें ढेर सारा ग्लूकोज है इसलिए वो पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज। और ये प्लांट के सेल वॉल में मिल जाएगा। ठीक है। तो सेलुलोज होमोपॉलीमर हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ ग्लूकोज मिला है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, जैसे प्लांट जो फूड बनाता है उसको जो स्टोर करेगा वो स्टार्च के फॉर्म में करेगा। ठीक है। और स्टार्च किसका बना होगा बताइए, ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि स्टार्च किसका बना हुआ था। ठीक। अब एनिमल्स में भी पॉलीसेक्राइड पाए जाएंगे, उनका अदर वेरिएंट है वो है ग्लाइकोजेन। ठीक है। अब एक आता है इनुलिन। इनुलिन क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, मीन्स कि वो ढेर सारे फ्रुक्टोज से मिलकर बना है इनुलिन। इंसुलिन अलग है, वो प्रोटीन है, और इनुलिन वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब क्या है कि कोई भी पॉलीसेक्राइड का जो चेन होता है उसके 2 एंड होते हैं, रेड्यूसिंग एंड और नॉन रेड्यूसिंग एंड। तो राइट वाले जो हो गए वो रेड्यूसिंग एंड हो जाएगा और लेफ्ट वाले जो हो गए नॉन रेड्यूसिंग एंड हो जाएंगे। ठीक है। अब स्ट्रक्चर होता है पॉलीसेक्राइड का, कुछ स्ट्रक्चर भी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह के स्ट्रक्चर। तो स्टार्च का जो होता है ना वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है। और जो सेलुलोज होगा उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स नहीं होता है। ठीक है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये देखिए पॉलीसेक्राइड का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, ये। ठीक है, ये वाला। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट सेल जो होते हैं, मैंने पहले बता दिया, वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है।
तो जो पेपर होता है जो प्लांट पल्प से बनाया जा रहा है, कॉटन फाइबर जो हो गया, में जो रुई हो गया, तो उस सब में क्या है, सेलुलोज है, में उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली आप लोग फंक्शन समझिए क्या है। इस सब का देखिए, प्रोटीन का भी अपना काम है, लिपिड का भी अपना काम है, कार्बोहाइड्रेट ये सब का भी काम है, लेकिन बेसिकली सबसे मेन काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। खासकर कार्बोहाइड्रेट हम लोग जब फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं वो सब, आप देखिए ग्लूकॉन डी आप लोग के घर में आता होगा, ठीक है। तो इसमें यह कहता है कि उसमें लिखा था इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज चीनी खाने से अच्छा है कि ग्लूकॉन डी पी लो। तो क्यों पीने बोलता है, क्योंकि ग्लूकॉन डी जो है ना वो तुरंत ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्विक अमाउंट में। जितना अगर एक चम्मच चीनी खाइएगा उससे जो एनर्जी निकलेगा उसमें टाइम लगेगा, उससे जल्दी क्या है कि ग्लूकोज आपको दे देगा, ठीक है। इसलिए कहता है कि ग्लूकॉन डी पियो। चलिए, there are more complex polysaccharide in nature. They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugar, glycosamine and acetyl galactose amine. इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी होता है जो कि अमीनो एसिड के साथ आपको मिलेगा, जिसमें कि अमीनो शुगर कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्लाइको एमाइन, ये सॉरी नॉट ग्लाइको, ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन, ठीक है। और क्या है कि ऑर्थोपॉड्स जो होते हैं, जो जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल होते हैं, उनके एक्सो स्केलेटन, जो बाहरी स्केलेटन होते हैं, वो इसके बने होते हैं, किसके, पॉलीसेक्राइड के। और कौन से पॉलीसेक्राइड, काइटिन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसके जितने भी आगे के टॉपिक जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया और भी जितने तरह के हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये मैंने इसे क्या रीज़न लिया है कि जो एनसीईआरटी की चैप्टर होती है ना काफ़ी लेंदी होती है और एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सबको कवर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा देर का वीडियो बन जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, आप लोग उतने देर देखिएगा भी नहीं। और शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, मैं अच्छे से समझाऊँगा। उसमें क्या है कि शॉर्ट वीडियो में एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्किप नहीं कर। और जब लंबी टाइम की वीडियो बन जाएगी तो उसमें मैं कुछ लाइनें स्किप करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछ दे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अब क्या है कि इसके आगे के जितने टॉपिक हैं न्यूक्लिक एसिड है उसके बाद उसके साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ से मैं आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बनाए ये लिख के बताएं कि आप लोगों को और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।